सियासी हसब नसब और ताकत का नशा मिल जाए तो फिर कौन सा कानून और कहां का ज़ाब्ता। सियासतदानों के बच्चों के लिए कानून को हाथ में लेना कोई नई बात नहीं। लाहौर में 8 अक्टूबर 2014 को साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के गार्ड्स ने फायरिंग की, जिससे ताहिर नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर का बेटा भी ताकत के नशे में इस कदर मदहोश हुआ कि अगवा और डकैती की वारदातें शुरू कर दी और जेल की हवा खाना पड़ी। बासर शख्सियत के बेटे के हाथों आम शहरी की हलाकत का वाकया 3 जून 2012 में भी पेश आया, जब साबिक कमिश्नर लाहौर खुसरो परवेज के बेटे ने अपने दोस्त की जान ले ली। प्रोग्राम हम लोग मेजबान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ये वाकया है 1 अप्रैल का, जब लाहौर का कैवलरी का रिहायशी 15 साल जैन रऊफ अपने घर से निकला अपने दोस्त को ब्राउनीज देने के लिए, लेकिन अपने घर और दोस्त के घर के रास्ते में करीबन दरमियान में उस लड़के का यहाँ पे कत्ल हो गया। इसकी कहानी 5 मिनट के अंदर ही तैयार हुई और उस कहानी का आगाज़ सिर्फ इससे 100 मीटर पीछे से हुआ, जहाँ पे उस रोज़ एक मिनिस्टर के बिगड़े हुए शराबी बेटे ने अपनी ताकत के अंधे नशे में चूर होके ख़वातीन की गाड़ी से टक्कर मारी। उसका बाप सदीक खान कांजू, जो कि 1977 से सियासत में है, 70 की दहाई में उसने सियासत में शमूलियत इख्तियार की और 3 दफ़ा इस मुल्क का वफाकी व स्टेट मिनिस्टर रहा। सदीक खान कांजू की दूसरी शादी से उसका ये बेटा मुस्तफ़ा खान कांजू, जो कि बना जैन रऊफ का कातिल। इस जगह पे क्या हुआ 1 अप्रैल को, ये एक आई विटनेस जिन्होंने इस वाक़े के बाद सबसे पहले 15 पे कॉल की और पुलिस को इत्तला किया, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? सखावत अली जी। सखावत भाई, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं इधर ये सामने गार मारा जी, मैं इधर मुलाजमत करता हूँ। 1 अप्रैल को क्या हुआ है यहाँ पे? वो सर हुआ है जी, हम अंदर टीवी देख रहे थे तो वो इधर शोर हुआ है, हम बाहर निकले हैं, 2-3 गाड़ियाँ और खड़ी हो गई थी फैमिलियों की। वो एक लड़का निकला था BMW से, वो कल्टस में 2 लड़के। BMW का नंबर क्या था? LWK77 जी। LWK77, ठीक है, सिल्वर कलर में। वो इधर से जो लड़कियां के साथ उनकी गाड़ी टच हुई है जी, वो औरतों के साथ। वो एक औरत गाड़ी से निकली दूसरी फैमिली वाले से, उन्होंने सारे आप बगैर खड़े हुए, इधर कोई भी नहीं छुड़ा रहा इन बेचारियों को। अच्छा, तो कैसे कर रहा है इनके साथ जाए वो कुआ पे? ये हाँ, किसी फैमिली ने, इधर 3 गाड़ियाँ फैमिली की खड़ी हो गई थी इधर जाने वाली, उन्होंने हमें बताया। हमने आकर उसको कहा भाई छोड़ो, सॉरी कर रही है, रो रही है बेचारी। वो कहते हैं आप पीछे हट जाओ, आपका इसमें कोई तल्लक नहीं है, ये वो इन औरतों को गाड़ी चलानी नहीं थी। बहुत गंदी गलीज गाड़ियाँ निकाल रहा था उसको। उधर गया जी, उधर से फिर हमने उनको कहा बीबी आप जाओ, कोई आके बदतमीजी ना करे। एक कथा कलामी के लिए माफ़ करिएगा, ये जहन में रखिएगा कि ताकत के नशे में ये चूर शराबी औरतों को मार रहा था। जब 4 मर्द आए तो वो फिर निकल गया। फिर उसने क्या किया? फिर जब निकला उसने कहा 5 मिनट ठहरो, मैं आ रहा हूँ। इधर से उसने ऐसे गाड़ी भगाई है, यूटर्न लेके वापस, ये पीछे 5 नंबर गली है, उधर उनका घर है। उधर से वापस आके उसने 4 पठान है उसके साथ है, एक वो खुद, उसके पास क्लाशनकोफ थी। वो जो 4 लोग उनके पास डंडे थे और 2 के पास पैप थे। ये इधर आके खड़े हो गए, इधर इन्होंने आने के चांगर मारी और गालियाँ दी हमें। एक हवाई फायर किया है, वो सामने जाके लगा वो जाली पे। उसके बाद उन्होंने गाड़ी में पठानों को बिठा के पीछे रिवर्स ले गए वो चौक में उन्होंने ऐसे ब्रेस्ट मारा है सीधा। वो एक वो जैन को लगा, उधर जैन इधर से मोटर बाइक पे जा रहा था, जैन को लगा है। दूसरा वो घर के बाहर खड़ा हुआ था, गार्ड का बेटा, जो ड्राइवर का बेटा था, वो 10 क्लास में पढ़ता था, पेपर था उसका कल परसों, वो एक उसको लगी है। उसके बाद 15 पे मैंने कॉल कर दी है, पुलिस आई है, पुलिस को देख के वो भागे हैं, पुलिस उनके पीछे भागी है ये 4 नंबर स्ट्रीट में। ये ताकतवर अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले बदमस्त दरिंदे किसी भी वक्त आपको, मुझे, हम लोगों को हशरातुल अर्ज़ की तरह कुचल के रख सकते हैं और सारा का सारा निज़ाम भी इकट्ठा होके इनका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यकीन है कि जैन की सड़क पे पड़ा ये खून, शाहजेब का कत्ल और पेशावर में शहीद होने वाले बच्चों का खून ज़रूर रंग लाएगा और इस तारीक रात का अंधेरा इनके खून की लाली से
सुबह इंसाफ की सुबह रोशन करके ही रहेगा। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं मां, क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा मेरी मां। जैन रऊफ का जस्तखाकी जनाजे के लिए मस्जिद में लाया जा चुका है और यहाँ पे मौजूद है। उसको आंख भर के देखने के बाद बात करना इस वक्त मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन क्योंकि ये जुल्म, ये बदबख्त जिस शख्स ने एक जीते जागते 15 साल के सेहतमंद इकलौते बेटे को कत्ल किया, उसका जुल्म माफ़ नहीं होना चाहिए और ये जुल्म रायगा नहीं जाना चाहिए। जैन रऊफ के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? फैसल अफजल। फैसल साहब, क्या हुआ क्या था? ये खबर आपको कब पहुंची? हमें 8:20 पे ये घर से गया था, तो उसके 10 मिनट बाद ये घर नहीं पहुंचा तो इसकी वालदा परेशान हो गई। इन्होंने भाई को भेजा, मेरे बड़े भाई को, कि उसका पता करें, और वो ख़ुद भी घर से निकल आए। मीनवाइल उनको रास्ते में पता चल गया कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और वो कैवली हॉस्पिटल में है, तो वो भी और मेरे बड़े भाई भी कैवली हॉस्पिटल चले गए। वहाँ गए तो आगे उन्होंने पूछा है किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, तो आगे पता चला जी कि ये बॉडी पड़ी हुई है आपके बच्चे की। अल्लाह आपके इस दुख को कम करे। तो हम इतनी ही दुआ कर सकते हैं और या ये कोशिश कर सकते हैं कि इस बच्चे के कातिलों को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस सोसाइटी के अंदर जो क़यामत सुगरा टूटी 1 अप्रैल को जैन रऊफ को जिस तरह कत्ल किया गया, जिस तरह उसे शहीद किया गया, यहाँ पे हमारे नबी की हदीस पूरी हुई कि क़यामत से पहले एक वक्त आने वाला है जिसमें कातिल को ये नहीं पता होगा वो क्यों कत्ल कर रहा है और मकतूल को ये नहीं पता होगा कि वो क्यों कत्ल हो रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ लाहौर। उस लड़के की फैमिली, उस बच्चे की फैमिली जो 2 दिनों पहले तक जिंदा, जावेद, जीता जागता, सेहतमंद ज़िंदगी इसी घर में रहने वालों के साथ, अपनी माँ और अपनी 2 बहनों के साथ गुजार रहा था, उसकी मौत का दुख उसके घर में क्या तकलीफ़ छोड़ गया कि उसकी वालदा से बेहतर और कोई हमें बता नहीं सकता। बहन, अनडाउटेडली ये इवेंट, ये जो जुल्म हुआ आपके साथ, आपका अकलौता बेटा, 15 साल उसकी उम्र, बट उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में हमें बताइएगा। उसने जो 15 साल आपके घर में गुजारे, वो बच्चा कैसा था? बच्चा मेरा रिश्ता था, ये दुनिया उसके काबिल नहीं थी। हकीकतन कह रही हूँ, वो फरिश्ता था। हर माँ के लिए अपनी औलाद फरिश्ता होती है, मगर वो हकीकतन फरिश्ता था। इतना नाइस था, इतना हमदर्द था। बाबा की डेथ के बाद जिस तरह उसने मुझे संभाला, घर को संभाला, इतनी जिम्मेदारी के साथ, छोटे छोटे काम जो वो कर सकता था उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाए। वालिद की डेथ उसके कैसे और कब हुई? 2013 में उनके लिवर और किडनी फेल हो गए थे। हम लोग इंडिया लेके गए थे ट्रांसप्लांट के लिए, तो सर्वाइविंग नहीं था, डेड बॉडी के साथ वापस आए। उसके बाद सारी जिम्मेदारी जैन पे आ गई और जैन छोटा सा, अभी जिम्मेदारी इतनी नहीं मतलब ये घर के बिल्स वगैरह जमा कराना, ग्रोसरी करना। अभी वो बहुत मासूम, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे माँ से पेट के निकल जैसे होता है बच्चा, वैसा ही मासूम था वो। उसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी, सिर्फ अपने इर्द गिर्द, या उसे अपने मामूओं से इश्क था,
अपने दादा नाना से इश्क था। वो ये अपनी इस दुनिया में था, अंदर था, बाहर का उसका कोई इतना खास फ्रेंड नहीं थे। जैन आपका इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा था। फैमिली में और लड़कों के साथ दोस्ती वगैरह ज्यादा इस वजह से? बहुत ज़्यादा, इस अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार, इंतहा का प्यार था। वो दीवाना था अपने मामुओं का और नाने का। नाने को इतना वॉच करता था। नाना जैसे जैसे चाय पीते थे, वो चाय का दीवाना था। चाय जैसे नाना वो बनाते थे और जैसे वो पीते थे, वह उन्हें इतना देखता था, उनकी कॉपी करता था। फादर को इस प्यार था बहुत ज़्यादा, मगर बेटियों से ज़्यादा प्यार था उसके बाबा को। लेकिन जैसे कुछ अर्सा पहले रऊफ को जैन से बहुत प्यार हुआ। वो फादर के साथ बहुत अटैच हो गया, बहुत प्यार करता था अपने बाप से। मेरे सामने जाहिर नहीं करता था, मगर स्कूल फ्रेंड ने बताया मुझे, उसकी अंकल मुझे बताया कि ये अपने बाबा को बहुत याद कर रहा था। कुछ दिनों से जैन अपने बाबा को बहुत याद कर रहा था। पढ़ाई में कैसा था जैन? पढ़ाई में कोई इतना वो ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं था, ठीक था। पढ़ाई में ठीक था। स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज में? स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, क्योंकि मेडल्स वगैरह लेता था। तो क्या उसकी सुबह शाम की तरतीब क्या होती थी जब घर में उठना, स्कूल जाना? सुबह 7 बजे 6 बजे उठता था ये। पहले तो सर्दियों में तो फजर की नमाज 5 बजे जाता था, मस्जिद में पढ़ने जाता था। अच्छा। हाँ जी, रऊफ की डेथ के बाद ये फजर की नमाज जाता था। सख्त सर्दी में भी ये गया है नमाज पढ़ने के लिए, और हर जनाजा ये पढ़ता था। वहाँ जब से रऊफ की डेथ हुई थी, उसके बाद ना ये वो डेड बॉडी या जनाजा देखता, मुझे आके बताता भी। मैंने कहा जैन बहुत सवाब होता है जनाजा पढ़ना, तो आप ना जनाजा पढ़ा करो। जब भी आप नमाज पढ़ने जाते हो, अगर कोई आया हो तो पढ़ लिया करो, खड़े हो जाया करो। तो वो पढ़ता था, हर जनाजा पढ़ के आता था। ठीक। और बाकी घर के अंदर अमूमन होता है ना, लड़के इकलौते लड़के जरा लाडले, ज्यादा तरबियत उनकी हुई होती है तो लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं लाडना नहीं, बहनों के साथ तो बहुत लड़ाई थी, बहुत ज्यादा। छोटी बहन के और इसकी बहुत लड़ाई होती थी। किसी टाइम ना मैं इतनी हाइपर हो जाती थी, मैं हाथ जोड़ती थी, जहन ना लड़ा करो बहनों के साथ। मगर वो ख्याल भी बहुत करता था। एक मिनट छोटी बहन कहीं नेबर में चली जाती बताए बगैर, तो मैंने पूछ लेना कि जैन मनाहिल किधर गई है, तो कहते एक मामा, वो खुद ढूंढना शुरू हो जाता पागलों की तरह। कहता ये बता के नहीं जाती मामा। वो इस पे फिर लड़ता था उससे कि तुम बता के क्यों नहीं जाती। खुद भी जाता था तो मुझे बता के जोर जाता कि मामा मैं इतनी देर लगेगी, यहाँ जा रहा हूँ। 1 अप्रैल का दिन था, गट फीलिंग को अजीब सा दिन, भारी कुछ महसूस हुआ? कुछ नहीं, बस उसकी डेथ के से 5 मिनट पहले मेरे दिल को कुछ हुआ है कि वो बाहर निकला है सामान देने के लिए। तो मैं 10 मिनट नहीं आया, सिर्फ 10 मिनट का ही इधर उधर गैप आया, और उस 10 मिनट के अंदर ही अंदर मुझे ऐसे हुआ कि जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी बेटी मुझे लड़ी, मामा आप क्यों इतना परेशान हो जाती हैं, आ जाएगा। वो फ्रेंड्स में खड़ा हो गया। मैं कहा नहीं रमशा, मुझे कुछ हो रहा है। मैं गाड़ी लेके भागी हूँ, उसी रास्ते पे आगे गई हूँ तो सारा कुछ उसका बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, जहन ही नहीं था। फिर पता नहीं, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। मेरा बच्चा सामने पड़ा हुआ है मेरे, ऐसे लगता था जैसे सोया हुआ। मैं कहा मैं दूसरों के साथ होता देखती थी, पता नहीं था आज मेरे साथ भी यही कुछ होने है। बस मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया, मेरा फरिश्ता। बता, मैं उसके काबिल नहीं थी, ये दुनिया उसके काबिल नहीं थी। मेरा जिगर का टुकड़ा था। मुझे चाय का कह के गया है, मैं अभी तक इंतजार में हूँ। पता नहीं सारी जिंदगी इंतजार रहेगा। 2 मिनट का मुझे कह के गया, मामा मैं 2 मिनट में आया। वो 2 मिनट मेरी पूरी जिंदगी में मोहित हो गए हैं। 2 मिनट कभी नहीं गुजरेंगे। अब वो खुद भी चला गया बाबा के पास ही मिलने के लिए उनसे, इतना उदास हो गया था वो उनसे। सदीक खान जो का बेटा जो है वो कुलसूम नवाज का तो भांजा है। क्या शहबाज शरीफ कहेगा तो ये निजाम हरकत में आएगा? मेरा वाहिद सहारा मेरा बेटा था, मेरे जिगर का टुकड़ा था।
आपके साथ जैन का रिलेशन, वालदा ने बताया आपकी लड़ाई झगड़ा रहता था। मेरे साथ ज़्यादा नहीं होता था, उसका मनाहिल के साथ बहुत होता था। मनाहिल के साथ होता मेरे था। साथ नहीं होता था इतना। अच्छा, अमूमन जो भाई होते हैं वो बहनों के साथ अपने दिल की बातें करते हैं। अपनी फैमिली को लेके, अपने मुल्क को लेके जैन की क्या थॉट्स क्या थी? बाबा के जाने के बाद उसने मुझे 1-2 बार कहा था कि वो बाबा को काफ़ी मिस करते हैं। लास्ट टाइम भी मुझे जी जिनके साथ क्रिकेट खेलते अपने फ्रेंड्स के साथ, उनमें से एक फ्रेंड ने मुझे आके बताया कि वो मुझे अभी कल ही बात कर रहा था कि मैं अपने बाबा को काफ़ी मिस कर रहा हूँ और मेरा बहुत दिल करता है उनसे मिलने को। और मुझे हम फैमिली में से वो किसी को नहीं बताता था कि मैं इस बाबा को मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसने अपने फ्रेंड्स को बताया हुआ था कि मैं काफ़ी उन्हें मिस कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। तो अक्सर कहता था कि कब्रिस्तान भी चलें, लेकिन वो बस अब वो खुद भी चला गया बाबा के पास ही मिलने के लिए उनसे। इतना उदास हो गया था वो उनसे। उसे था कि मतलब वो चाहता था कि वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाए अपने नाना बू के घर। वहाँ पे घर का? जी वो मुल्तान में है। अच्छा, वहाँ क्यों शिफ्ट होना चाहता था? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था ना, उसे यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता था। वो कहता था मैं परमानेंटली वहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ कि मुझे मतलब मैं अकेला ही वहाँ जाके वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँ, वहाँ पे मैं अपने नाना बू के साथ रहूँ। क्योंकि बाबा जो चले गए तो उसकी बाबा के साथ काफ़ी हो गई थी, हर जगह बाबा के साथ जाता था और बाबा भी उसे वहीं पे जहाँ कहीं भी जाते थे उसे ज़रूर साथ लेकर जाते थे। और काफ़ी बार ज़िद भी करता था कि मैं स्कूल से बाबा के सीधा ऑफिस चला जाऊँ और वहाँ उनके साथ बैठूँ। तो वो मतलब अब यही कह रहा था कि मैं बड़ा होके बाबा का बिज़नेस संभालूँगा, बिजनेसमैन बनूँगा। वो जो बिज़नेस करते थे मैं वही कर लूँगा, उन्हीं का ऑफिस ले लूँगा, उन्हीं का फर्नीचर यूज़ कर लूँगा। सुहेल साहब, यकीनन मामों को भांजों से एक फितरी अमल है, उनसे उनसियत होती है, उनसे प्यार होता है। बट आपके साथ जैन का रिलेशन कैसा था? अदब व आदाब वाला या कुछ थोड़ा फ्रैंकनेस वाला? कुछ वो दिल की बातें आपके साथ किया करता था या अदब आदाब ज़्यादा था? नहीं, अदब आदाब तो नहीं, बहुत फ्रैंक और बहुत फ्रेंडली था, बहुत फ्रेंडली। इवन जैसे दोस्त छेड़छाड़ करते वैसे ही करता था मेरे से। मैं दिन में 20-25 फ़ोन मुझे करता था कि आप आ जाएं, मुझे ले जाएं, बस इसी चक्कर में। अच्छा, हाँ। तो वो आपको कभी महसूस हुआ कि वालिद की डेथ के बाद वो शायद उनकी शख्सियत आप में और नाना में अपने महसूस करता है और वो कमी वहाँ से पूरी करने की कोशिश करता है? बस जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई ना, तो इतला में इंडिया से आ गई। ये तो नहीं आए थे भी लोग, तो जब पता चला ये बेचारी बेटी तो खैर बेहोश रही उस वक्त। वो एक ही सवाल, मामू हमारा क्या होगा अब? मतलब मुसलसल 2-3 घंटे वो मेरे साथ बैठ लगा रहा अकेले के साथ, मामू हमारा क्या बनेगा? मतलब इतना उस वक्त से वो मैच्योरिटी की तरफ, हाँ, बंदा जैसे शिफ्ट कर जाता है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत लविंग चाइल्ड, बहुत लविंग चाइल्ड। ऐसे जैसे वो तलाश में होता था कोई, मतलब गेट पे आए, हम हॉर्न दिया बाइक पे या गाड़ी पे, मतलब जैसे स्लिप करके नहीं आता बंदा भागते हुए गेट खोलना है, बस इस हद तक इंतज़ार वो करता था हर वक्त। ठीक, मुझे ये बताइएगा, इस केस को कानूनी हवाले इसके सारे आप देख रहे हैं जी, तो क्या कानूनी हवाले से अब तक की क्या डेवलपमेंट है? अभी तक तो ये बिल्कुल जैसे होना चाहिए था वैसे हो ही रहा है, ऐसे हो रहा है, सही हो रहा है। माइक दीजिएगा। तो यहाँ तक होता ही है, आगे क्या करेंगे ये? यहाँ इतना तो ये कर लेंगे, फिर आगे तो कोई वो हो जाएगी। बहन, आपको क्या लगता है जमानतें हो जाएंगी, फिर छोड़ दिया जाएगा। बड़ी स्टेक होल्डर है इस वक्त। लखते जिगर गया, आपका गया, वो बच्चा वो आपसे, आपने उसको जन्म दिया था। आपको क्या लगता है कि इस केस के साथ ये भी एक गुमनाम फाइल बन जाएगी? ऐसे ही होगा, क्योंकि ये नवाज शरीफ के तो रिश्तेदार हैं, ये नवाज शरीफ के कुलसूम नवाज का भतीजा है, भांजा है ये। भांजा? हाँ जी, सदीक खान जो का बेटा जो है वो कुलसूम नवाज का तो भांजा है। अब आपको सोच लें, उसकी बीवी है ना,
दूसरी शादी थी ना कांजू साहब की, इन्हीं के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो उसी इलाके के हैं ना जिस इलाके के हम लोग रहते हैं। हम लोग तो इस इनको वजह सब से आपको जानते हैं। यकीन है आपके बेटे कुछ के? नहीं होगा, ये सिर्फ बस चंद दिन न्यूज़ में आएगा फिर ख़त्म। ये पैसे दे के गए, मेरे बेटे की कीमत 5 लाख है, वो अनमोल था, उसकी कोई कीमत नहीं तो है। बड़ी ये सोच अगर इतनी सख्ती से आपके दिमाग में सराहियत की हुई है तो आप तो बड़ी इस वक्त बेबसी और बड़ा गुस्सा आपके अंदर, बड़ा गुबार होगा। गुस्सा भी नहीं है, वो गुस्सा भी नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ बाकी भी तो मेरे ही बच्चे हैं। पेशावर में क्या हुआ है, रोज इतने बच्चे मर रहे हैं, वो भी तो अपने ही बच्चे हैं। उनका भी दर्द ऐसे ही महसूस होता है जितना अपना बच्चे का महसूस हुआ है मुझे। क्या होना है, उन माओं को नहीं इंसाफ मिला तो मुझे भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 4 दिन के बाद आप यही देखेगा, वो फिर इधर ही फिर रहा होगा, वही सब कुछ हो रहा होगा, वो भी फिर ड्रिंक करके फिर रहा होगा, कल को किसी और को मार देगा। 4 दिन फिर ये सिलसिला चलेगा, 5वें दिन फिर खत्म। बहन लेकिन अदालतें हैं, कुछ भी नहीं होता। अदालतें क्या करती हैं, कुछ भी नहीं है। वो भी तो जो बच्चे मर गए हैं उनके लिए अदालतें क्यों नहीं है? लेकिन ये तो बड़ा, वो तो दहशतगर्दी एक अलग एलिमेंट था, ये तो बड़े ताकत के नशे में चूर इंसान ने। अब तो जो मुल्क के हमारे रहनुमा हैं वो तो कहते हैं कि हम इबरत का निशान बनाएंगे ऐसे लोगों को। सर मैंने ना अभी कल इसको गिरफ्तार करने के लिए था, कह रहे थे इजाजत ली गई थी सीएम साहब से। कि इसको पकड़ लिया जाए, तो सीएम साहब ने इजाजत दी। इतना बड़ा केस, इतना वाज़ेह केस, उसके लिए भी इजाजत लेनी, उसके लिए भी इनको इजाजत लेकिन लेनी आपको नहीं लगता सीएम ने इजाजत दी तो सीएम चाहता है कि इंसाफ हो? सीएम अपेरेंटली सीएम साहब बिल्कुल लग रहा है चाह रहे हैं, लेकिन वो उनके पास और बहुत काम है करने। मुझे जरा वालदा का पॉइंट ऑफ व्यू भी आना। आपको नहीं लगता सीएम ने, जैसे मामू ने बताया कि खुद उन्होंने कहा गिरफ्तार करो? आप वक्त लेना, देखें फिर कुछ भी नहीं होगा। शहबाज शरीफ से भी आप कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है किसी के लिए भी, उनके अपने बच्चे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनके बच्चों के साथ ऐसा होगा तब शायद एहसास होगा। क़यामत है, ये मायूसी मेरे मुआशरे, आपके मुआशरे, हम लोगों के मुआशरे में रहने वाली माओं के सरों में जो भर दी गई है, इस मायूसी, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ इन्होंने हमारी नस्लों को जन्म भी दिया और देंगी, और फिर इसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ वो उनको तरबियत भी देंगी। तो वो क्या तरबियत होगी? लेकिन सलाम है जैन, शहीद जैन की माँ को, कि जो अपना बेटा फ़कत 1.5-2 दिन पहले खोने के बावजूद इस हद दर्जा कंटेंटेड हैं, अपने नफ्स में हैं और हक़ाइक़ का इदराक बड़ी हौसले के साथ कर रही हैं। यह है वो किला नुमा घर सदीक खान कांजू का, जहाँ पे उनका अयाश बेटा मुस्तफ़ा खान कांजू रिहाइश पजीर और मुकीम था। मुस्तफ़ा खान कांजू जो कि रिश्ते में कलसूम नवाज़ वक्त के वज़ीर आज़म का भांजा भी लगता है। इसी प्रोग्राम हम लोग में हमने उसका इंटरव्यू दिखाया जिसने 7 साल के मासूम को ज़्यादती के बाद कत्ल किया था मस्जिद में। वो लड़का, वो हजाम का बेटा तो पुलिस मुकाबले का शिकार हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा खान कांजू नहीं। ये बड़ा सा घर देखिए, किला नुमा दीवार है, अंदर वो गुमाश्ते, वो गनमैन्स बैठे हुए हैं। हम दरवाज़ा खटखटा के रह गए कि कोई आके बात करे, नहीं करते, क्योंकि ताकत है ना, ताकत है। यहाँ से आप बैरूनी दीवार देखें, आपको किसी कैवलरी के अंदर ऐसा लगेगा किसी मुग़ल बादशाह का किला है जिसको सर करना नामुमकिन है, मेरे लिए, आपके लिए, हम लोगों के लिए। इस हुकूमत का चेहरा काला नहीं, स्याह नहीं कर देना चाहिए। ये तो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम था। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझता हूँ शायद जो आप उसको किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सर इतनी कोई इधर अंधी नहीं पड़ी हुई।
यकीनन प्रोग्राम के इस हिस्से तक आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आप एक जमहूरी आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं या किसी जंगल में जहाँ पे आपके, मेरे, हम लोगों के बच्चों को दिन दहाड़े कत्ल किया जा सकता है। पुलिस का मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें अकम्पनी कर रहे हैं SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर, जिनके पास आजकल DIG इन्वेस्टिगेशन का इजाफी चार्ज भी है। रान साहब बताइएगा, ये 1 अप्रैल को जैन का जो कत्ल हुआ, ये केस किस तरह से शुरू हुआ और अब तक इसकी 2 दिनों में तफ्तीश कहाँ तक है? ये रिपोर्टेडली ये जो कांजू है, मुस्तफ़ा कांजू, ये गाड़ी में आ रहा था और इसकी एक दूसरी गाड़ी के साथ क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ख़वातीन जो उस गाड़ी में थीं और एक ख़ातून ही उस गाड़ी को चला रही थी। जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उनके मुताबिक ये बाहर निकला और इसने उन पे शाउट किया है और एक ख़ातून को जो ड्राइव कर रही थी उसको पकड़ के बाहर निकालने की भी कोशिश की है एंड ही सीम टू बी ड्रंक। तो उसके बाद वो गया है अपने घर, पैदल भागा है और वहाँ से गाड़ी उसने वहीं पे छोड़ दी? जी वहीं पे खड़ी रही है। वहाँ पे शीशे पड़े हुए हैं, जो कार क्रैश के दौरान उसके शीशे के साथ शीशा टकराया हुआ था। ये गया है और वहाँ पे उसने आवाज़ें दे के अपने गार्ड्स को बुलाया, बिल्कुल पीछे उसका घर है और जो एक गन थी इसके हाथ में थी और उसने आके वहाँ पे फायरिंग शुरू की। कौन सी गन से फायरिंग? क्लाशनकोव AK-47। अच्छा, खैर ये लड़का मुस्तफ़ा खान कांजू, इसने रोहेल असगर के बेटे की पिटाई की, इसने ख्वाजा जस्टिस शरीफ के बेटे की पिटाई की, मोहल्ले में मार्केट में ये बदनाम था, शराबिया, कोक भी लेता है, XTC की गोली का नशा भी करता है, नशे इसने सारे ख़त्म कर दिए थे। अब ये इसका जो जानवर जो बहता था निकल के इसके अंदर से, आप समझते हैं कि उस जानवर को पकड़ लिया आपने? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान का एक कानून है, पहले इसने जो कुछ किया अगर इसको मुद्दई माफ़ ना करते और वो वहाँ पर स्टैंड करते, कानूनी तकाजे पूरे करते, तो शायद ये आज किसी बंदे को मारता ना। मुझे ये बताइएगा, मुस्तफ़ा खान कांजू सिद्दीक खान कांजू का बेटा है जो 3 दफ़ा मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर रहा है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल इंसान था। काफ लीग में आया तो मुशर्रफ ने सिद्दीक साहब के कत्ल के बाद उनके 17 साल बेटे को सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाज़िम भी बनवा दिया। ये भी हमने देखा, ये भी ऐसा हुआ। इन्फ्लुएंस तो नहीं बाप का आ जाएगा? ये मैंने किया कि मुझे इस साइड से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मुझे दूसरा इन्फ्लुएंस है। कौन कौन सी दफात जो हैं इस मुकदमे में FIR के अंदर परसू की जा रही हैं? जी एक तो 302 है और 780 भी है, क्योंकि उसने वहाँ पर दहशत फैलाई। रान साहब, कल को क्योंकि हमने देखा माजी के अंदर 99% से ज़्यादा केसेस इस तरह, जब एक तरफ एक बहुत ताकतवर कैंडिडेट खड़ा है, कातिल खड़ा हुआ है, तो वो बड़े इज्जत के साथ आराम से वापस आ जाता है अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके। आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस उस इन्फ्लुएंस के दायरा कार में नहीं आई? ये मियाँ साहब का भांजा भी है मुस्तफ़ा खान। ये इन्फ्लुएंस उस वक्त होगा जब मुझे किसी क्वार्टर से ये आएगा कि ये फलां का रिश्तेदार है तो उसके साथ हाथ हौला रखो। अगर मुझे ये कहेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये किसका रिश्तेदार है, एक्सेप्ट कि मुझे ये पता है। बताएंगे तो आप तो खुद मुअत्तल हो जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, मैं आपसे गुजारिश करूँ इन वेरी लाइटर नोट कि मैं चूँकि इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझता हूँ शायद जो आप उसको किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सर इतनी कोई इधर अन्नी नहीं पड़ी गई। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के एक मारूफ एडवोकेट अजहर सिद्दीक के घर में, उनसे इस मखसूस केस के हवाले से उनकी कानूनी राय लेने के लिए। और साहब 2015 है, सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स, ऑलमोस्ट हर तीसरा चौथा शख्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ऐसे दौर में कैवलरी जैसा इलाका जहाँ पे वक्त का हुकूमत पंजाब का तर्जुमान रहता है, जहाँ पे साबिक गवर्नर सलमान तासीर का घर है, जहाँ पे इस शहर के, इस सूबे के मुक़्तदिर अशराफिया रहती है, ऐसी लोकेलिटी में ज़ैन रऊफ़ का कत्ल किस चीज़ की कानूनी हवाले से किस तरफ निशानदेही करता है?
बहुत शुक्रिया इमरान, क्रेडिट टू यू। बात तो सच होगी, शायद रुसवाई पता नहीं कोई माने या ना माने। जो हालात और वाकयात और चीजें जब सामने आप रखें, मुझे तो ऐसे लगा है कि शायद हम यजीदियत के दौर में वापस आ गए। अगर हालात देखें इस वक्त तो ये हालात उधर ले जा रहे हैं। यजीदियत एक सोच का नाम है, वो सोच है ताकत का नशा। और जिस इलाके में आपने देखा वो ताकत का नशा है, वो नीचे से ऊपर तक है। वो ज़हनियत हर तरह से फैली है कि मेरी रियाया है, मेरा इलाका है, मैं जैसे मर्जी रहूं, मेरी ही हुक्मरानी चले। और यही वजह है एक तरह के जहन के लोग वहां रह रहे हैं। कसूर तो जैन के वालिदैन का है। वो ऐसे इलाके में क्यों रहाइश पजीर हैं कि जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून हमारे अपने। जब आपके जो इख्तिदार के लोग हैं उनका जहन ये है कि वो इंसाफ परचेज कर सकते हैं, वो जो मेंटेलिटी है कि आपने मॉल्टन के साने में नहीं देखा क्या हुआ? आप जिन अदालतों में अपने मुवक्किलों के केसेस पेश करते हैं, माजिद के साथ साहब, फिर तो ये सारा का सारा आप भी ड्रामा करते हैं। देखें, मैंने इमरान बात आज फिर आप सुन लें, बात तो सच है, बस है रुसवाई की। क्या इस पे सुओ मोटो नहीं होना चाहिए था? किसी को बुरा लगे, कल कंटेम्प्ट लग जाए मुझ पे। ये एक मेंटेलिटी, एक सोच है। क्या यहाँ अदालतों को जागना नहीं चाहिए था? अब लोगों के सवाल नजर आ रहे हैं मुझसे पूछते हैं लोग, वो कहाँ गई वो वोकला की तहरीक, कहाँ जो कह रहे थे इंसाफ मिलेगा दहलीज पर। 8% कन्विक्शन रेट है इमरान, आप परेशान हो जाएंगे, मैं खुद परेशान हो जाता हूं। अदालतों में धक्के खाता है गरीब आदमी, ताकतवर आदमी, तो उसको तो पैसे देके इंसाफ मिल जाता है भाई। मुस्तफा खान वापस आ जाए? सच पूछना है ना, सच बताइए, सच ही सुनना वो चाहते हैं। आप आज देखा नहीं, उनका वकील बैरिस्टर पेश हुआ। बैरिस्टर भाई, क्या उनकी तरफ से कोई वकील था? इस हुकूमत का चेहरा काला नहीं स्याह नहीं कर देना चाहिए। ये तो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम था, कोई इनकी तरफ से कोई वकील जाता, आपने कोई मौकफ देखा, कोई वकील देखा? ओ भाई, जहां मुझे आज आए, मेरे साथ थाने में आए, पर्चा दर्ज करके दिखाएं। क्या शहबाज शरीफ साहब सुनेंगे और कहेंगे गिरफ्तार करें? ये निजाम अपने तई, लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन शहबाज शरीफ की होते हुए गिरफ्तारी तो अमल में आई। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, क्या शहबाज शरीफ कहेगा तो ये निजाम हरकत में आएगा? अजहर साहब की गुफ्तगू के बाद क्योंकि बहुत सारे जगहों पे मैं इख्तलाफ करना चाह रहा था, लेकिन इनकी उस शद्दोमद के साथ ऑडिटरी के सामने, उस तूफ़ान के सामने मैं भी शायद बंद ना डाल सका। ये वो तूफ़ान है जो आप में, मुझ में, इस मुल्क में बसने वाले हर पाकिस्तानी हम लोगों के अंदर ठाठे मार रहा है। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं मां। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा मेरी मां। हम लोग की पूरी टीम एड़ी चोटी का जोर लगाती रही कि वो दरिंदा सिफ्त सफाक कातिल, जिसने 1 अप्रैल को शराब और अपनी ताकत के नशे में चूर होके जैन रऊफ को कत्ल कर दिया चलती सड़क पे, उसको पुलिस की हिरासत में इंटरव्यू कर सकें। वो शख्स हमारे हाथ नहीं आया। प्रोग्राम हम लोग में मैं और मेरी टीम हर हफ्ते किसी ना किसी जगह मौत का बरहना खेल देखती है। लोगों के अंदर जो इत्मीनान, सुकून अपने प्यारों के जनाजों को कंधा देने के बाद भी दिखाई देता है, वो इत्मीनान, वो खामोशी कहीं तूफान के आने से पहले की खामोशी ना हो। अब खुदारा 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 हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त है कि इस केस को, मुस्तफ़ा खान कांजू को इबरत का वो निशान बनाइए कि ना मीडिया के ऊपर ना अखबारात के अंदर उसको आपका रिश्तेदार कहा जाए,
और ये तारीख स्टैब्लिश हो जाए कि वक्त के वज़ीर आज़म ने अपने रिश्तेदार को ही इबरत का निशान बना दिया। इसमें क्या शक है कि महकूम है ये इबलीसी निज़ाम, पुख्ता तर इससे हुए गुलामी में ये गुलाम अगर उठ गए तो इस मुल्क के अंदर एनार्की होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी, और ये छोटे छोटे सारे के सारे बादशाह लिबर्टी चौक जैसे चौकों के ऊपर लटका दिए जाएंगे। मेज़बान अहमद इमरान खान को इस सोते जागते शहर से हम लोग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।